हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स टाइम में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपका जो अध्याय 6 है, अध्याय 6 आपका है त्रिभुज। अब त्रिभुज तो आपने पहले ही पढ़े होंगे। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। देखिए सबसे पहले अपन जो त्रिभुज आप पढ़ चुके उसके बारे में बात करेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे हम? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने अंश का होता है? उसका 90 अंश का। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का, उस त्रिभुज को क्या कहेंगे हम? समकोण त्रिभुज। फिर आता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे हम? सम द्वि, देखिए सम द्वि बाहु, इसके नाम में इसकी परिभाषा है। सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी कितनी भुजाएं? दो भुजाएं समान हो, उस त्रिभुज को क्या कहेंगे हम? समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे हम? समद्विबाहु त्रिभुज। फिर आता है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे हम? सम का मतलब वही समान, बाहु। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उस त्रिभुज को क्या कहेंगे हम? समबाहु त्रिभुज। जब तीनों भुजाएं समान होगी तो उसके तीनों कोण भी क्या होंगे? समान होंगे, है ना। तो और समबाहु, देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में अगर इसमें आती है, ये ध्यान रखना आपको, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज की कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का। ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज अगर है, देखिए आपका ये समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज के आपका ए बी सी, तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होगी? समान होगी, और तीनों कोण कितने कितने अंश के होंगे आपके? 60 अंश, 60 अंश के होंगे। मतलब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो समान होती है, साथ में तीनों कोण भी समान होते हैं। तीनों कोण इसलिए समान होंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। एक कोण कितने अंश का हुआ? 60 अंश का। ये भी आपको याद रखना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज कोई भी हो यहाँ पर, अब अगर एक त्रिभुज बन रहा है तो वो चाहे समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, यदि त्रिभुज बन रहा है वो चाहे कोई भी त्रिभुज हो, उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ये ध्यान रखना आपको। यस, अब देखिए यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये तो आप पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज में यहाँ पर अध्याय 6 में समरूप त्रिभुज या समरूपता पढ़ेंगे। देखिए पहले, सबसे पहले आप समरूप या समरूपता किसको कहेंगे? देखिए समरूपता, तो समरूपता की परिभाषा क्या है? अब समरूपता में अपन सभी आकृतियों को ले लेंगे। वे सभी आकृतियां जिनका आकार समान हो लेकिन उनकी माप अलग अलग हो, तो ऐसे ऐसी आकृतियां क्या कहलाएगी? आपकी समरूप आकृतियां कहलाएगी। उनका यह गुण क्या कहलाता है? समरूपता कहलाता है। देखिए क्या समरूपता की परिभाषा? वे आकृतियां जिनका आकार समान हो लेकिन उनकी अमाप, माप मतलब अमाप, उसकी साइज क्या हो? अलग अलग हो। ऐसी आकृतियां क्या कहलाती है? ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती है। ऐसी आकृतियां क्या कहलाएगी आपकी? समरूप आकृतियां कहलाती है। और उनका यह गुण, और उनका
यह गुण समरूपता कहलाएगा। उनका यह गुण क्या कहलाता है? समरूपता कहलाता है। देखिए, वे आकृतियां जिनका आकार समान हो, आकार एक जैसा हो, लेकिन उनकी माप क्या हो? अलग अलग हो, असमान हो, तो ऐसी आकृतियां क्या कहलाएगी? आपकी समरूप आकृतियां कहलाएगी। और उनका यह गुण क्या कहलाएगा? समरूपता कहलाएगा। अब देखिए, इसके लिए उदाहरण देखिए यहाँ पर समरूपता के लिए। मान लीजिए वर्ग। अब मान लीजिए एक वर्ग बनाया आपने, वर्ग का भी ध्यान रखना आपको। वर्ग किसको कहेंगे? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान। जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान। ऐसे चार भुजा वाली आकृति को क्या कहेंगे? अपन वर्ग कहेंगे। और वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ये भी ध्यान रखना आपको। देखिए, एक वर्ग बनाया हमने, एक और वर्ग बना लिया, एक और वर्ग बना लिया, तो क्या हुआ यहाँ पर? देखिए, एक छोटा वर्ग उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या इनके आकार समान है, लेकिन माप कैसी है? अमाप क्या इनके अलग अलग है। ये छोटा है, ये बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा है। चाहे जितने वर्ग बना लो, सब एक दूसरे के क्या होंगे? समरूप होंगे। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्यों समरूप होते हैं? क्योंकि समरूपता, अपनी समरूप की परिभाषा क्या है? वे सभी आकृतियां जिनका आकार समान हो, किंतु माप अमाप क्या उसकी अलग अलग हो, तो वे आकृतियां क्या कहलाती है? आपकी समरूप। तो ये तीनों वर्ग, चाहे जितने वर्ग और बना दो, सब इसका मतलब क्या हुआ? सभी वर्ग क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के समरूप। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान रखना आपको। समरूपता तो है आपके यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक चीज और आती है, सर्वांग समता। सर्वांग समता, सर्वांग सम, ये आप 9th में पढ़ चुके हो। देखिए, ये तीनों वर्ग एक दूसरे के समरूप है, या जितने भी वर्ग बनाएंगे सब समरूप है, लेकिन ये तीनों वर्ग सर्वांग सम है क्या? नहीं है। सर्वांग समता की परिभाषा क्या आपकी? वे सभी आकृतियां जिनका आकार समान हो और माप भी क्या होना चाहिए? आकार के साथ साथ माप भी समान हो। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर एक वर्ग अगर 2 सेंटीमीटर का बनाया हमने, तो दूसरा वर्ग भी कितने का होना चाहिए? 2 वर्ग सेंटीमीटर का होना चाहिए। जैसे एक वर्ग ये बनाया हमने 2 का, और एक और वर्ग और बना लिया उसी माप का, तो ये दोनों वर्ग क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के सर्वांग सम भी कहलाएंगे और समरूप भी कहलाएंगे। ध्यान रखना, मतलब जितनी जो आकृतियां सर्वांग सम होगी वो समरूप भी होती है। ध्यान रखना इस बात को। हाँ, लेकिन जो आकृतियां समरूप है वो अवश्य, ये जरूरी नहीं कि वो सर्वांग सम भी हो। तो ये दोनों वर्ग एक दूसरे के क्या है? आप क्या बोलेंगे? उनको सर्वांग सम बोलेंगे हम। क्यों बोलेंगे सर्वांग सम? क्योंकि दोनों वर्ग क्या है? दोनों वर्ग है, दोनों का माप भी समान है और दोनों का आकार भी क्या है? समान है। मतलब जो आकार के साथ माप भी समान हो जाता है, तो वो आकृतियां क्या हो जाती है? समरूप से सर्वांग सम हो जाती है। अब देखिए, वर्ग के बाद एक उदाहरण लेते हैं हम समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज बनाया हमने, एक और समबाहु त्रिभुज बना लिया, यहाँ पर एक और समबाहु त्रिभुज बना लिया। देखिए यहाँ पर ये बड़ा है, ये छोटा, फिर ये छोटा, और चाहे जितने बना लो, तो जितने भी समबाहु त्रिभुज है सब एक दूसरे के क्या होंगे? समरूप होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनका आकार क्या है? समान है, और इनकी माप क्या है? अलग अलग है। हाँ, दो समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे? जब उनका आकार के साथ क्या माप भी उनकी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो देखिए, जितने भी समबाहु त्रिभुज है, ये ऑब्जेक्टिव आते ही आपको एग्जाम में, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब एक और चीज देखिए, वृत्त, जितने भी वृत्त है सब एक दूसरे के क्या होंगे? सब समरूप होंगे। देखिए, वृत्त, एक ही छोटा व्रत बनाया हमने, फिर एक बड़ा व्रत बनाया, फिर एक बड़ा व्रत बनाया, तो ये तीनों व्रत एक दूसरे के क्या है? ये व्रत, ये इसका केंद्र होता है, ये इसकी त्रिज्या होती है। ध्यान रखना, ये केंद्र, ये त्रिज्या, ये व्रत का केंद्र, ये उसकी त्रिज्या। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों व्रत एक दूसरे के क्या है? समरूप है। तीनों ही नहीं, जितने भी व्रत बनाएंगे, मतलब सभी व्रत एक दूसरे के क्या होते हैं? समरूप होते हैं।
मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि ये वृत्त दोनों एक दूसरे के समरूप सर्वांग समय, क्या हम कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये इसकी त्रिज्या कहेंगे इसको हम, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है इसकी। हम व्रत बनाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडर और पेंसिल से एक माप लेते हैं और व्रत बनाते हैं इस प्रकार से। तो दो व्रत सर्वांग सम कब होंगे? जब उनकी त्रिज्या क्या हो, समान हो। अगर एक ही त्रिज्या के दो व्रत है, यदि एक ही त्रिज्या के क्या आपके दो व्रत है, तो दोनों व्रत एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। मान लीजिए आपने एक व्रत बनाया 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का और दूसरा व्रत भी कितने का बनाया, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का। मान लीजिए इसकी यहाँ तक की यहाँ त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों व्रत एक दूसरे के क्या होंगे, फिर इनको कहेंगे हम सर्वांग सम है। क्यों सर्वांग सम है? ये क्योंकि इनकी आकार तो समान है, साथ में माप भी क्या है, ये भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये भी, इसकी त्रिज्या भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमारा अध्याय क्या है, अध्याय का नाम क्या है यहाँ पर, त्रिभुज। अब त्रिभुज है तो यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, दो त्रिभुजों के समरूपता के बारे में, ये है ना। देखिए यहाँ पर देख लीजिए इसको, देखिए अब आपका प्रश्नावली 6.1 का ये पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ये रिक्त स्थान। इसमें से आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो देखिए पहला प्रश्न क्या, आपका प्रश्न पहले के अंदर 4 रिक्त स्थान दे रखे, आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दे रखे। देखिए पहला, सभी व्रत डैश डैश होते हैं। अब आपका ब्रैकेट में क्या लिखा है, सर्वांग सम और समरूप। तो सभी व्रत, अभी हमने क्या देखा, सभी व्रत क्या होंगे, समरूप होंगे। सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांग सम होते हैं क्या, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? सर्वांग समता के लिए क्या होना चाहिए, उनके व्रत की क्या होना चाहिए, आकार के साथ साथ माप भी बराबर होना चाहिए। यहाँ किसकी बात हो रही है, सभी व्रत की बात हो रही है। तो वो व्रत छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सारे व्रत आ गए उसमें, सारी माप के व्रत आ गए, इसलिए सभी व्रत क्या होंगे यहाँ पर, समरूप। उसी प्रकार सभी वर्ग भी क्या होंगे आपके, सभी वर्ग भी क्या होंगे, समरूप होंगे यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा रिक्त स्थान क्या, सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज, आपका ऑप्शन में वहां लिखा है समद्विबाहु और समबाहु। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, सभी समबाहु त्रिभुज। ध्यान रखना, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं आपके, समरूप होते हैं, ना कि समद्विबाहु त्रिभुज। फिर देखिए यहाँ पर चौथा रिक्त स्थान क्या आपका, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। भुजाओं, बहुभुज मतलब वो त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षडभुज हो सकता है। तो देखिए भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे। मान लो अगर एक त्रिभुज है तो दूसरा भी त्रिभुज होना चाहिए, एक चतुर्भुज है तो दूसरा भी चतुर्भुज होना चाहिए, एक पंचभुज है तो दूसरा, ये बहुभुज में सभी आ गए। तो यदि नंबर 1 ए, उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण क्या हो, बराबर हो। देखिए रिक्त स्थान, संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, मतलब समान अनुपात में होना चाहिए। दो त्रिभुज हो या दो चतुर्भुज हो या दो बहुभुज हो, वो क्या होंगे, समरूप कब होंगे, जब उनके नंबर 1 क्या हो, उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। नंबर 2, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो बहुभुज क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। यस, देख लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट, इसका प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, आपको प्रश्न में दे रखा है, इनके दो दो उदाहरण बताना। आपको प्रश्न क्या आपका, ये जो दो प्रश्न है इसके दो दो उदाहरण बताना है। प्रश्न दूसरे का पहला देखिए क्या है, समरूप आकृतियों के दो उदाहरण बताना है कि कौन सी आकृतियां समरूप होती है। और दूसरा प्रश्न है आपका, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो इसके दो दो आंसर लिखना आपको। समरूप आकृतियां तो क्या होती है, समरूप आकृतियां कौन सी होती है आपकी, सभी वर्ग समरूप होते हैं। नंबर 2, सभी व्रत भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चाहे तो तीसरा भी आप लिख सकते हो, सभी संभव त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न दूसरा क्या आपका, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज, अब सभी त्रिभुज में क्या आ गए आपके, समद्विबाहु त्रिभुज भी आ गए, विषमबाहु त्रिभुज भी आ गए, समकोण त्रिभुज भी आ गए। तो वो त्रिभुज समरूप होंगे कि आपके, जरूरी नहीं कि समरूप हो। सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते। नंबर 2, सभी चतुर्भुज, सभी चतुर्भुज। देखिए समरूप आकृतियां कौन सी होती है, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, सभी व्रत भी समरूप होते हैं, सभी संभव त्रिभुज भी समरूप होते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा आपने,
ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो क्या उत्तर लिखना है आपको यहाँ पर? सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, सभी चतुर्भुज भी क्या होते हैं? समरूप नहीं होते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपका जो प्रश्न नंबर तीसरा है, यहाँ पर आपको दो चतुर्भुज दे रखे हैं, ये भी एक चतुर्भुज है, ये भी एक चतुर्भुज है। तो आपको प्रश्न ये पूछा गया कि ये दोनों चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये भी चार भुजाओं वाली आकृति आपकी, ये भी चार भुजाओं वाली आकृति, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। लेकिन देखिए ये अब यहाँ पर देखे तो इसकी भी चारों भुजाएं समान है। क्या देखिए आपको 1.5 सेंटीमीटर, 1.5, 1.5, इसकी भी चारों भुजाएं समान, इसकी भी चारों भुजाएं समान दे रखी 3, 3, 3। लेकिन ये क्या आपका सम चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज आपका? ये सम चतुर्भुज। और ये क्या आपका वर्ग है। सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान होती है और वर्ग की भी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। अब देखिए यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है? ये वर्ग है, ये सम चतुर्भुज है, और यहाँ पर हमारी जो समरूपता की क्या परिभाषा है? दोनों के क्या होना चाहिए? संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। वे सभी आकृतियां जिनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो, और संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो? समान हो, तो वे आकृतियां समरूप कहलाती है। लेकिन यार कोण देखिए यहाँ पर, इसका कोण अगर देखे जाए तो ये 90 अंश का कोण है, लेकिन यह 90 अंश का कोण है कि आपका? नहीं है। देखिए ये लाइन कहाँ जा रही? 90 से कम है। और ये कोण 90 अंश का है आपका, ये भी, लेकिन ये जो कोण है ये 90 से ज्यादा है। इसलिए ये दोनों जो चतुर्भुज दे रखे हैं आपके, ये समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका संगत कोण क्या है? बराबर नहीं है। तो ये क्या लिखना है आपको? सिर्फ एक लाइन आंसर लिखना है, ये दोनों चतुर्भुज समरूप है क्या? नहीं है, ध्यान रखना। यस। देखिए स्टूडेंट, सब जो आपकी प्रश्नावली 6.2 है, उसमें जो प्रश्न है वो किससे संबंधित है? आपके थेल्स प्रमेय और उसके विलोम से। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि थेल्स प्रमेय क्या है और उसका विलोम क्या है। तो आप प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न कर सकते हो। देखिए अब यहाँ पर ये अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था आपका, मेन एग्जाम में। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय को हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं, ध्यान रखना। थेल्स प्रमेय या उसका नाम क्या है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो थेल्स प्रमेय क्या है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है, ये देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज ले लीजिए ए बी सी, इसके एक समांतर एक रेखा खींची यहाँ पर डी और ई, ये इसको नाम दे दिया जो डी और ई पर काटती है। देखिए थेल्स प्रमेय क्या है? थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है, इसका कथन मैं आपको बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। यदि किसी त्रिभुज की, देखिए त्रिभुज है ए बी सी, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, देखिए इस भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची हमने, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के सामने उसके समांतर एक सरल रेखा खींची जाए, तो वह अन्य दो भुजाओं को क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। ये किसने बताया था? थेल्स ने। क्या है थेल्स प्रमेय? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के, ये त्रिभुज है आपका, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची हमने, तो ये क्या करती है? अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। लेकिन शर्त क्या है आपकी? ये जो रेखा है ये इसके समांतर होना चाहिए। मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बनाया यहाँ पर ए बी सी और लाइन ऐसी खींच दी, तो ये दोनों लाइनें देखिए ये बीसी के समांतर है क्या? डी आपकी नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए ये दोनों लाइनें एक दूसरे के आगे जाके अगर अपन मिलाएं, बढ़ाएंगे इसको, ये तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। लेकिन इनको हम कितना भी बढ़ाए सीधे आगे आगे, ये कभी मिलेगी क्या आपकी? नहीं। समांतर रेखा किसको कहेंगे हम? जो एक दूसरे से कभी न मिले, है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये जो डी है इसके समांतर है, लेकिन ये जो डी इसके समांतर है क्या? नहीं है। तो शर्त क्या है कि एक भुजा के एक समांतर रेखा खींची जाना चाहिए। तो क्या है प्रमेय, क्या बताया था थेल्स ने? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए,
यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है या विभक्त करती है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो त्रिभुज एबीसी में यदि क्या हो, यदि डी समांतर, ये क्या पड़ा हुआ इसको समांतर, यदि डी समांतर है किसके, बीसी के, ये डी समांतर किसके, यदि डी समांतर है बीसी के, तो क्या होगा आपका, तो ये अन्य दो भुजाओं को क्या करेगी, समान अनुपात में विभक्त करेगी। मतलब यहाँ ये देखिए डी बिंदु ने क्या करा, इस ए बी को एक अनुपात में बांट दिया, तो क्या होगा यहाँ पर एडी बटे किसके, डीबी, एडी बटे डीबी बराबर किसके आपके एई बटे ईसी के। त्रिभुज एबीसी में क्या है, यदि डी समांतर किसके है, यदि डी समांतर किसके है, बीसी के, तो क्या होगा आपका एडी बटे डीबी का अनुपात किसके बराबर होगा, एई बटे ईसी के। साथ में इसका उपप्रमेय भी है, अगर यही बात यहां पर हो कि डी समांतर किसके हो, बीसी के, ये नंबर 1, तो ये भी होगा। देखिए यदि डी समांतर किसके है, बीसी के, तो क्या होगा एडी बटे डीबी बराबर किसके, एई बटे ईसी के। साथ में यदि डी समांतर किसके, बीसी के, तो एडी बटे एबी, एडी बटे एबी का अनुपात बराबर होगा किसके, एई बटे एसी के, एई बटे एसी के। देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ एडी बटे क्या लिया हमने, डीबी, एडी बटे डीबी बराबर किसके, एई बटे ईसी के, और यहाँ क्या ले लिया, एडी बटे एबी बराबर एई बटे एसी के। तो ये अनुपात भी बराबर होगा, ये अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। किसने कहा था, थेल्स ने। क्या है कथन, एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। अब इसी का विलोम देखेंगे हम, थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। विलोम मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए अब इसका कथन क्या हो जाएगा, देखिए अब यदि किसी त्रिभुज में एक सरल रेखा उसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या लिखा है यहाँ पर, थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम, क्या लिखना हमको, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यहाँ समांतर शब्द नहीं लेना हमको, क्या लेना है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा उसकी दो भुजाओं को क्या करती है, यदि किसी त्रिभुज में एक सरल रेखा उसकी दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभक्त करती है, यदि एडी बटे डीबी, यदि एडी बटे डीबी बराबर हो किसके, आपके एई बटे ईसी के, या एडी बटे एबी, एडी बटे एबी बराबर हो किसके, आपके एई बटे एसी के। देखिए यदि किसी त्रिभुज में एक सरल रेखा उसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी के, तो क्या होगी, यह जो रेखा है खींची, ये तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होती है। तो डी समांतर होगी किसके, आपके बीसी के। ये क्या है आपका थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। क्या है कथन, सुन लीजिए एक बार फिर से। यदि किसी त्रिभुज में एक सरल रेखा, यदि किसी त्रिभुज में एक सरल रेखा उसकी दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। ये आपका क्या है, थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम है। यस, अब इसी के आधार पर हम जो प्रश्नावली 6.2 है उसके सवाल करेंगे, थेल्स प्रमेय उसके विलोम के आधार पर। देख लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.2 का पहला प्रश्न अभी आपका ये मेन एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन। तो देखिए प्रश्न क्या है आपका,
प्रश्न है यदि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर किसके दे रखा हमको, ये जो डी है वो बीसी के समांतर दी हुई है, तो ईसी का मान क्या करना है, जो ईसी है ज्ञात करना है। और साथ में देखिए हमको कुछ मान यहाँ लिखे हुए एडी, एडी कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, ए कितनी है 1 सेंटीमीटर, डीबी कितनी है 3 सेंटीमीटर। क्या बच गया आपका, ईसी क्या करना आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हम किससे हल करेंगे, अभी हमने देखा थेल्स प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय से हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए इसका हल, चूंकि क्या रखा हमको यहाँ पर, डी समांतर किसके, बीसी के, डी समांतर बीसी के क्या है दिया हुआ है हमको। तो अभी हमने देखा थेल्स प्रमेय क्या था, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभक्त करती है। तो देखिए यहाँ पर डी समांतर उसके बीसी के, तो ये डी क्या करेगी, ए बी और एसी को दो समान अनुपात में बांटेगी, तो क्या आ जाएगा आपका एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर किसके, ए बटे ईसी के। क्या लिखोगे यहाँ पर, किससे आई ये लाइन, थेल्स प्रमेय से। भाई हमको क्या दे रखा था, डी समांतर है बीसी के, तो ये कहां से लिखा आपने, बराबर क्यों बता रहे हैं हम, किससे बराबर बता रहे हैं, क्या रीजन इसका बराबर बताने का, कि एडी बटे डीबी बराबर ए बटे एसी, क्यों लिख दिया हमने बराबर, क्यों, किसने कहा था, ये थेल्स ने कहा था। क्या कहा था थेल्स ने, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। ये किसने कहा था, थेल्स ने, ये थेल्स का कथन है आपका। अब देखिए एडी कितनी है आपकी 1.5 बटे, डीबी कितनी है आपकी 3 बराबर, ए कितनी है 1, और ईसी कितनी है, ज्ञात करना है ईसी का मान क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर दशमलव दिख रहा है, दशमलव हटा दो, दशमलव के बाद जितना अंक है उतनी जीरो नीचे बढ़ा दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये दशमलव हटाया, तो दशमलव के बाद जितने अंक उतने जीरो नीचे बढ़ा देना चाहिए। यहाँ पर 3 है आपके, तो 3 के आगे क्या लिख दो 1 0, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, अगर 2 अंक रहे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, बराबर 1 बटे ईसी। ये 15 से काट दो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, क्या कर दो इसका तिर्यक गुणा कर दो। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये 2 है तो 2 का गुणा 1 में, 2 एकम 2, इसी का गुणा 1 में, इसी बराबर कितना आ गया आपका 2 सेंटीमीटर, क्या आ गया आपका ये आंसर आ गया। देख लीजिए इसको, देखिए स्टूडेंट इसका प्रश्न नंबर दूसरा देखिए आपका, यहाँ भी प्रश्न दूसरे में यदि त्रिभुज एबीसी में क्या देखा है, डी समांतर है बीसी के, तो प्रश्न पहले में ईसी ज्ञात करना था। अब यहाँ क्या बच रहा है आपका, देखिए एडी, तो क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पर हम, एडी ज्ञात करना है यहाँ पर, यस क्या ज्ञात कीजिए, एडी ज्ञात कीजिए। ए दे रखा है, ईसी दे रखा है, डीबी दे रखा है, क्या बच गया एडी, तो एडी ज्ञात करेंगे। वही प्रश्न देखिए यहाँ पर भी अब क्या दे रखा आपको, डी समांतर किसके, बीसी के, चूंकि डी समांतर बीसी किसके दिया है, इसलिए थेल्स ने क्या कहा था, वही यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो क्या हो जाएगा आपका एडी बटे डीबी बराबर ए बटे, एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी के। तो क्या हो जाएगा, आप एडी तो याद करना आपको, एडी, डीबी कितना देखिए, ये डीबी देखिए कितना है 7.2, ए कितना है 1.8 बटे ईसी कितना है 5.4। तो देखिए अब एडी बराबर 7.2, देखिए यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव से दशमलव क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा, दशमलव ऊपर से भी हटा दी नीचे से भी हटा दी हमने। जब दशमलव के बाद समान अंक हो तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाता है आपका कैंसिल हो जाता है। 18 से काट दो इसको, 18 एकम 18, 18 3 कितने होते हैं आपके 54, तो 18 से कितनी बार कट गया 3 बार। अब ये 7.2, देखिए क्या बचा यहाँ पर, अब एडी बटे 7.2 बराबर क्या बचा आपका 1 बटे 3, 7.2 का उधर तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा, एडी बराबर 1 बटा 3 गुणित 7.2, 3 से काट दो इसको,
3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, बचा 1, कितने हो गए 12, 3 चौक 12। एडी बराबर क्या हो गया आपका 2.4 सेंटीमीटर। ये किसकी आ गई माप एडी की। देखिए हमको डी भी दे रखा था, ए दे रखा था, ईसी दे रखा था, क्या याद करना था एडी। तो एडी कितना आ गया आपका 2.4 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। यस देख लीजिए इसको।